गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपका ये चैप्टर जिसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र का ये लास्ट टॉपिक हमारे पास मूत्र निर्माण। देखें, किडनी की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी और किडनी के बारे में हमने कहा कि वृक्क में अनेक सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा कि साहब इसमें से रुधिर के छलने का काम होता है और विभिन्न प्रकार के जो नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हैं जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका, इसमें विभिन्न पदार्थों का जो ब्लड में से छलकर आए हैं उन पदार्थों का अवशोषण होता है और शेष जो भाग बचता है उस भाग को हम मूत्र कहते हैं। तो किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र निर्माण की अपन बात करें तो मानव शरीर में मूत्र निर्माण की स्वतंत्र एवं पृथक इकाई नेफ्रॉन। ठीक है, तो मूत्र निर्माण, तो मूत्र निर्माण का क्रिया स्थल क्या है? नेफ्रॉन। क्रिया स्थल क्या है भाई? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही क्या बोला जाता है? वृक्काणु। नेफ्रॉन या क्या है? वृक्काणु। तो नेफ्रॉन या वृक्काणु के अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है और मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को 3 भागों में विभाग किया गया है। तो मानव में जो मूत्र निर्माण की क्रिया है उस मूत्र निर्माण की क्रिया को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। पहला है परानिषयंदन। पहला भाग है परानिषयंदन। दूसरा है पुनः अवशोषण या इसी को बोला जाता है चयनात्मक अवशोषण। पुनः अवशोषण या इसी का दूसरा नाम है चयनात्मक अवशोषण। और तीसरा पार्ट है स्त्राव। पहले की बात करें कि परानिषयंदन क्रिया क्या होती है और ये कहां संपन्न होती है, तो हम बात करें कि परानिषयंदन जो क्रिया है क्या है, तो दाब के प्रभाव, देखिए ध्यान दें, दाब के प्रभाव में रुधिर का छलना, दाब के प्रभाव में रुधिर का छलना क्या कहलाता है? परानिषयंदन। अब देखिए जो ब्लड है वो अभिवाही धमनी लेकर आती है, तो अभिवाही धमनी के अंदर ब्लड जो है दाब से बहता है और उसका दाब का मान है 70 mmHg। तो 70 mmHg से जब ब्लड अभिवाही धमनी में आता है तो ग्लोमेरुलस में रुधिर दाब के साथ आता है और वहां पर रुधिर के छलने का काम होता है। देखें ये जो ग्लोमेरुलस इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाई थी इस प्रकार से, तो यहाँ पर केशिकाओं का जाल था विभिन्न प्रकार की और यहाँ आ रही थी अभिवाही धमनी। कौन आ रहा था भाई? अभिवाही धमनी। तो ये जो अभिवाही धमनी है, अभिवाही धमनी, तो इस अभिवाही धमनी में ब्लड कहां आ रहा है? ग्लोमेरुलस में। ये पार्ट कौन सा है भाई? ग्लोमेरुलस। ये पार्ट है ग्लोमेरुलस। जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर के साथ आएगा और रुधिर दाब का मान यहाँ पर होता है 70 mmHg। 70 mmHg जब इस प्रेशर के साथ ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है तो दाब के साथ यहाँ पर रुधिर जो है वो रुधिर छलता है। दाब के प्रभाव में रुधिर क्या बनता है? छलता है। तो दाब के प्रभाव से रुधिर का छलना क्या कहलाता है? परानिषयंदन। क्या कहलाता है भाई?
परानिषेचन, तो परानिषेचन से जो रुधिर होता है उस रुधिर में से अवशिष्ट पदार्थ प्रेशर के साथ चलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, परानिषेचन। तो दाब के प्रभाव में रुधिर का चलना परानिषेचन कहलाता है। दाब के प्रभाव में रुधिर का चलना परानिषेचन कहलाता है। यह क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। यह क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। देखें, अब नेफ्रॉन में जो अभिवाही धमनी होती है, तो अभिवाही धमनी द्वारा 70 mmHg दाब से रुधिर प्रवेश करता है। तो अभिवाही धमनी द्वारा 70 mmHg दाब से रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। देखिए ध्यान से कि जो अभिवाही धमनी है उसमें दाब, रुधिर दाब का मान कितना, 70 mmHg है। इस दाब से रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। अब अभिवाही धमनी का जो व्यास है वो अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिससे परानिषेचन की क्रिया संपन्न होती है और छनित्र का निष्कासन होता है। तो अभिवाही धमनी का व्यास जो है वो अपवाही धमनी के व्यास से ज्यादा होता है। तो किसका व्यास ज्यादा है, अपवाही धमनी का व्यास ज्यादा है। किससे, अपवाही धमनी से। अपवाही धमनी से इसका व्यास जो है वो कम है। और इसी कारण क्या होता है, छनित्र छन पाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अपन कि छनित्र छन गया। अब जो होगा सेकंड पॉइंट है हमारे पास, चयनात्मक अवशोषण या पुनः अवशोषण। तो यहां बात करें अपन चयनात्मक अवशोषण। देखें, स्ट्रक्चर भी आपके साथ समझते हैं कि इस प्रकार से वापस वही ग्लोमेरुलस और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले का लूप और ये इसके बाद ग्लोमेरुलस डीसीडी, ये तो हो गए पीसीडी समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हो गया हेनले का लूप और ये हो गई डीसीटी और इसे बोलते हैं संग्रह नलिका। इसे बोलते हैं संग्रह नलिका। तो देखें वापस चयनात्मक अवशोषण की बात करें कि ग्लोमेरुलस में दाब के साथ विभिन्न उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। ग्लोमेरुलस में दाब के साथ विभिन्न उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। तो उन उपयोगी पदार्थों को चुन चुनकर अवशोषित करना चयनात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। तो किसे बोला, ग्लोमेरुलस में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को चुन चुनकर अवशोषित करना। तो क्या कहलाया, आवश्यक पदार्थों को चुन चुनकर अवशोषित करना चयनात्मक अवशोषण कहलाता है। चयनात्मक अवशोषण कहलाता है। देखें, यहां से दाब के साथ तो विभिन्न उपयोगी पदार्थ चल जाते हैं। कुछ पदार्थों का अवशोषण जो उपयोगी पदार्थ हैं, जिनका भी इस छनित्र के द्वारा एक ही
अवशोषण दें तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में कुछ पदार्थों का अवशोषण यहाँ हो जाता है, कुछ पदार्थों का अवशोषण हेनले लूप में हो जाता है और कुछ पदार्थों का अवशोषण कहाँ दूरस्थ कुंडलित नलिका में हो जाता है। तो परानिषेचन के दौरान निष्कासित छलित्र का 90% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित होता है। तो कहां अवशोषित होगा? 90% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित होना है। तो अवशोषित यहाँ होना है, लेकिन समीपस्थ कुंडलित नलिका में कितने परसेंट? 90% उपयोगी पदार्थों का अवशोषण यहाँ हो जाता है। शेष जो आयन बचते हैं, तो शेष आयन व जल का अवशोषण कहां होगा? हेनले लूप, हेनले का लूप और डीसीटी में इनका अवशोषण होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका में इनका अवशोषण होता है। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण तो सबसे ज्यादा पूछा जाए तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में, उसके बाद शेष 10% भाग होते हैं, जैसे आयंस हो गए विभिन्न प्रकार के, जल हो गया तो सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है हेनले के लूप में। ठीक है, तो हेनले के लूप में सर्वाधिक अवशोषण होता है। उसके बाद भी कुछ बच जाते हैं तो डीसीटी और संग्रह नलिका में उनका अवशोषण हो जाता है। शेष इसके बाद जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मूत्र। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है स्त्रवण। तो स्त्रवण की बात करें तो कुछ पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक एसिड और कुछ दवाइयां, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और दवाइयां। तो यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और दवाइयों का निर्माण, जैसे इनका निर्माण की बात करें तो इनका रसायन परानिषेचन की क्रिया द्वारा ये निष्कासित नहीं होते। तो ये जो पदार्थ हैं ये परानिषेचन द्वारा इनका निष्कासन नहीं होता है, इनका निष्कासन नहीं होता है। देखें तो यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और दवाइयों का तो प्रेशर के साथ, ब्लड के साथ चलेगा तो इन पदार्थों का यहाँ पर परानिषेचन की प्रोसेस के द्वारा इनका निष्कासन नहीं होता है। तो इन्हें वृक्क की नलिकाओं के सहायता से निष्कासित किया जाता है। तो इन्हें किसके द्वारा? वृक्क नलिकाओं द्वारा इनका क्या किया जाता है? निष्कासन। वृक्क नलिकाओं के द्वारा इनका क्या किया जाता है भाई? निष्कासन किया जाता है। और यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है? ये निष्कासन ही क्या कहलाता है भाई? स्त्रवण कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी स्त्रवण किसे कहा? कि साहब ग्लोमेरुलस दाब में कुछ पदार्थों का या परानिषेचन में यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और दवाइयों का निष्कासन नहीं होता, छंटते नहीं है, तो ये वृक्क नलिकाओं की सहायता से निष्कासित किए जाते हैं, जिन्हें स्त्रवण कहा जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों ही प्रक्रियाओं द्वारा मूत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग की सहायता से समय समय पर बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग की सहायता से समय समय बाहर निकाला जाता है। और मानव मूत्र की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र का निष्कासन होता है। और मूत्र की पीएच की बात करें तो मूत्र की पीएच होती है 6.9। मूत्र की पीएच का मान होता है 6.9। तो इसी के साथ हमने बात करी आज
मूत्र निर्माण की क्रिया है। ठीक है, तो आज अपना ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद जो शायद तंत्रिका तंत्र जो है वो अंतःस्रावी तंत्र जनन तंत्र बचता है, ये वाला तंत्र पूरा खत्म होता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।